उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की मिट्टी में गरीबी और संघर्ष पला बढ़ा था। वहीं की कच्ची गलियों में एक लड़की रहती थी, गौरी। उम्र मुश्किल से 18 की, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपनों का समंदर, मगर हाथों में हर वक्त मेहनत की लकीरें। गौरी का बचपन बहुत कठिन था। उसका पिता रामनाथ खेतीहर मजदूर था। दूसरों के खेत में काम करके जो मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। माँ सुनीता बीमार रहती, फिर भी किसी तरह घर का काम करती। गौरी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर ही आ गई थी। गांव में अक्सर लोग कहते, अरे रामनाथ, 3 लड़कियां हैं, भगवान भी कभी कभी कैसा इम्तिहान लेता है। रामनाथ सुनकर चुप हो जाता, मगर भीतर ही भीतर जल उठता। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा। गौरी सुबह सुबह उठकर तालाब से पानी भरकर लाती, फिर मां के साथ बर्तन मांजती और छोटी बहनों को तैयार करती। उसके बाद वो दूसरों के घर काम करने भी जाती। बदले में कभी अनाज मिलता, कभी थोड़े पैसे। स्कूल जाने का मन तो उसका बहुत करता था, मगर किताबें और फीस लाने के पैसे ही कहाँ थे। कई बार गौरी रास्ते में बच्चों को पढ़ते देख रुक जाती। दीवार के उस पार से उनकी कविताएं सुनती और मन ही मन दोहराती। एक दिन मां ने देखा कि गौरी मिट्टी पर उंगली से अक्षर बना रही है। मां ने पूछा, ये क्या कर रही हो गौरी? गौरी मुस्कुराकर बोली, अम्मा, मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूं, सबकी तरह मुझे भी पढ़ना लिखना है। मां की आंखें नम हो गईं। बिटिया, गरीबी के घर की लड़कियों के लिए पढ़ाई नहीं, सिर्फ काम होता है। गौरी ने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो अपनी किस्मत बदलेगी। गांव के मेले में एक बार गौरी ने देखा कि शहर से कुछ लोग आए हैं। उनकी औरतें रेशमी साड़ियों में, सोने चांदी के गहनों में चमक रही थीं। उनके साथ नौकर चाकर थे। गौरी ने सोचा, क्या कभी मेरा भी ऐसा घर होगा जहां माँ बाबूजी को कोई ताना न दे, जहां बहनों की पढ़ाई रुक न जाए। उस रात उसने चांद को देखते हुए खुद से वादा किया, एक दिन मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। गरीबी में पल रही गौरी को ये नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए कुछ बड़ा सोच चुकी है। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के बड़े व्यापारी वर्मा साहब का बेटा आर्यन वर्मा शादी के लिए लड़की देख रहा है। परिवार बहुत अमीर था। शहर में महलों जैसा मकान, गाड़ियों की लाइन, नौकर चाकर, सब कुछ। लोग हैरान थे कि ऐसा घराने का रिश्ता गांव में क्यों आया। असल में वर्मा साहब अपनी बहू ऐसी चाहते थे जो सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी हो, ताकि पैसे के अहंकार में परिवार की जड़ें कमजोर ना हों। इसी बीच किसी ने गौरी का नाम सुझा दिया। रामनाथ को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, हमारे जैसे गरीबों की बेटी को कौन अपनाएगा। लेकिन जब वर्मा परिवार के लोग आए और गौरी को देखा तो उनकी नजरें ठहर गईं। गौरी भले ही फटे कपड़ों में थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वर्मा साहब की पत्नी ने कहा, यही लड़की हमारे आर्यन के लिए ठीक रहेगी। रामनाथ का दिल बैठ गया। उसे लगा ये कोई मजाक है, मगर ये मजाक नहीं, किस्मत का खेल था। जब गौरी को बताया गया कि उसकी शादी बड़े घराने में तय हो गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मां से लिपटकर रो पड़ी, अम्मा, मैं उस घर में कैसे रहूंगी? वहां तो सब कुछ अलग होगा, मैं तो कभी शहर भी नहीं गई। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, डर मत, तू जहां भी जाएगी अपना संस्कार साथ ले जाएगी। शादी के दिन जब गौरी विदा होकर शहर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने महलों जैसा घर था, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां, झूमर से जगमगाते हॉल। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। गौरी के मन में डर बैठ गया, क्या मैं इस दुनिया में फिट हो पाऊंगी? शादी की रस्में तो खुशी खुशी पूरी हुई, लेकिन असली परीक्षा तो गौरी की अब शुरू होने वाली थी। घर की बड़ी बहू नेहा भाभी पहले से ही महलों की रानी बनी हुई थी। उसने गौरी को देखते ही ताना मारा, गांव की लड़की है ना, चलो देखते हैं कितने दिन तक इस घर में टिक पाती है। आर्यन यानी पति शांत स्वभाव का था, मगर बहुत व्यस्त रहता। बिजनेस की मीटिंग्स में दिन रात लगा रहता। गौरी अकेली पड़ जाती और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये महल बाहर से जितना चमकता है,
अंदर से उतना ही अंधकार से भरा है। गौरी जब पहली बार उस महलनुमा घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। संगमरमर के फर्श पर चलते ही जैसे उसके कदम कांप गए। छत से लटका हुआ विशाल झूमर रोशनी ऐसे फैला रहा था जैसे आसमान से तारे उतर आए हों। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, सोने चांदी के बर्तन और चारों ओर काम करते नौकर चाकर देखकर गौरी को लग रहा था मानो वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर भी था। ये सब तो अच्छा है, पर क्या मैं इस सब में फिट हो पाऊंगी? शादी के बाद की पहली रात थी। गौरी को उसके कमरे में लाया गया। कमरा बहुत बड़ा था। नरम गद्दे वाला पलंग, रेशमी पर्दे और महकते फूल। आर्यन अंदर आया। उसने गौरी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, डरो मत, ये सब तुम्हारा ही घर है। गौरी ने हिम्मत करके कहा, घर तो बड़ा है, पर मुझे डर लग रहा है। यहां सब कुछ नया है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आर्यन के शब्दों से गौरी को थोड़ी राहत मिली। अगली सुबह गौरी पहली बार घर के बाकी सदस्यों से मिली। घर की बड़ी बहू नेहा भाभी पहले ही गौरी से चिढ़ गई थी। उसे लगता था कि एक गांव की लड़की इस महल में आकर उसकी इज्जत छीन लेगी। नेहा ने नौकरों के सामने ही कहा, अरे ये नई बहू तो चूल्हे चौके की ही आदी होगी, देखना 2 दिन में सब गड़बड़ कर देगी। गौरी चुपचाप सुनती रही। उसे जवाब देने की आदत नहीं थी, मगर उसके दिल में दर्द जरूर हुआ। दोपहर का समय था। सासू माँ ने गौरी से कहा, बहू आज पहली बार तुम खाना बनाओगी, देखना सबको पसंद आना चाहिए। गौरी ने सोचा, गांव में तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, यहाँ गैस, मिक्सर और इतने सारे बर्तन हैं, कैसे करूंगी? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चुपचाप रसोई में चली गई। नौकरों ने मदद की, पर नेहा ने जानबूझकर उन्हें बाहर भेज दिया। गौरी ने अपने अनुभव और दिल से खाना बनाया। उसने दाल, रोटी, सब्जी और खीर तैयार की। जब सबने खाना चखा तो सबने तारीफ की, बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन नेहा ने ताना मारते हुए कहा, अरे गांव की मिट्टी की खुशबू आ रही है खाने में, हमें तो शहर का स्वाद पसंद है। सब हंस दिए। गौरी मुस्कुराई, मगर भीतर ही भीतर आंसू रोक रही थी। दिन गुजरते गए। आर्यन बिजनेस में व्यस्त रहता, सुबह जाता, देर रात लौटता। गौरी दिन भर महल के बड़े बड़े कमरों में अकेली रह जाती। नौकर चाकर थे, पर उनसे बातें कौन करता? वो अक्सर खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखती और सोचती, काश मैं भी उनके बीच जाकर खेल पाती। महल की दीवारें सुनहरी थीं, लेकिन उनमें कैद थी अकेलापन और चुप्पी। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। गौरी से कहा गया कि वो सबके सामने आरती करे और मेहमानों का स्वागत करे। गौरी ने बड़ी श्रद्धा से पूजा की थाली सजाई। जब मेहमान आए, उसने आरती उतारी और स्वागत किया। सब खुश थे, लेकिन नेहा ने फिर मौके का फायदा उठाया। उसने सबके सामने कहा, अरे देखिए ना, ये आरती करना भी ढंग से नहीं जानती, थाली तिरछी पकड़ रखी है। गौरी शर्म से पानी पानी हो गई। उसका गला रुंध गया। सासू मां ने नेहा को डांटते हुए कहा, बस करो नेहा, नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन में ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी इस घर के काबिल हूं। उस रात गौरी छत पर बैठी थी। चांदनी फैल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसने खुद से कहा, गौरी तू गरीब घर से आई है, लेकिन तेरा दिल अमीर है। अगर तूने मेहनत और सच्चाई से काम किया तो एक दिन यही लोग तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। वो चुपचाप आसमान की ओर देखती रही। उसे लगा जैसे तारे उससे कह रहे हों, हिम्मत मत हार, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। अगली सुबह गौरी जल्दी उठी। महल में हर चीज तय समय पर होती थी। नौकर चाकर तो थे, लेकिन गौरी ने सोचा, अगर मैं खुद काम करूंगी तो सबको पता चलेगा कि मैं सिर्फ दिखावे की बहू नहीं हूं। वो रसोई में गई और नौकरों से पहले ही चाय बना दी। जब ससुर जी यानी वर्मा साहब उठे और उन्होंने चाय पी तो हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू ये चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल घर जैसी। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
दिन में गौरी ने सोचा कि घर के सभी लोग अमीर हैं, लेकिन उनमें अपनापन कम है। उसे गांव का अपना छोटा सा घर याद आने लगा, जहां गरीबी थी मगर प्यार था। गौरी ने तय किया कि वो इस महल में भी वैसा ही अपनापन लाएगी। वो सासू माँ के कमरे में गई और बोली, माँ जी, क्या मैं आपके पांव दबा दूं? सासू माँ ने पहले मना किया मगर फिर मान गईं। धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, ये लड़की सिर्फ बहू नहीं, बेटी जैसी है। नेहा भाभी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने नौकरानी से कहा, देख, नई बहू को हर काम बिगाड़ने देना ताकि लोग उससे नाराज हों। अगले दिन नौकरानी ने दूध में चीनी की जगह नमक डाल दिया। जब वर्मा साहब ने दूध पिया तो गुस्से में बोले, ये क्या मजाक है? सब ने गौरी को दोषी ठहराया। नेहा ने मौके पर कहा, मैं तो पहले ही कहती थी, गांव की लड़की है, क्या जाने ये सब। गौरी चुप रही, मगर रात को नौकरानी उसके पास आई और सच्चाई बता दी। गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अगर मैं अभी सच बताऊंगी तो घर में झगड़ा होगा, बेहतर है चुप रहकर मेहनत करूं। सच एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। कुछ ही दिनों बाद घर में दिवाली आई। पूरा महल रोशनी से जगमगाने वाला था। सासू माँ ने कहा, गौरी, इस बार घर की सजावट तुम्हें ही करनी है। गौरी ने दिल लगाकर पूरी तैयारी की। उसने खुद दिए सजाए, फूलों की लड़ियां बनाईं और रंग बिरंगी रंगोली बनाई। जब शाम को सबने देखा तो दंग रह गए। पूरा महल मंदिर की तरह जगमगा रहा था। वर्मा साहब ने गर्व से कहा, बहू, तूने तो इस घर को सचमुच स्वर्ग बना दिया। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस बीच आर्यन पति का व्यवहार गौरी को चुभने लगा। वो बिजनेस में इतना व्यस्त था कि गौरी से मुश्किल से 2 बातें करता। एक रात गौरी ने कहा, आपको मुझसे कभी बात करने का समय नहीं मिलता, क्या मैं आपके लिए मायने नहीं रखती? आर्यन ने थककर जवाब दिया, गौरी, मुझे माफ करना, बिजनेस की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वक्त ही नहीं मिलता, तुम समझने की कोशिश करो। गौरी ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। एक दिन घर में चोरी हो गई। अलमारी से गहने और पैसे गायब हो गए। नेहा ने तुरंत उंगली गौरी पर उठा दी। देखा, मैं कहती थी ना, गांव से आई है, जरूर लालच में कुछ कर दिया होगा। सभी चुप हो गए। गौरी के लिए यह पल बहुत भारी था। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस घर को भगवान मानती हूं। सासू माँ ने उस पर भरोसा किया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी बहू पर विश्वास है। इसी बीच चौकीदार ने बताया कि असली चोर बाहर का कोई आदमी था जो पकड़ा गया। सच सामने आने पर वर्मा साहब गुस्से से नेहा को डांटते हुए बोले, नेहा, झूठे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। गौरी चुपचाप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। उस रात गौरी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे इस घर में लाकर बड़ी परीक्षा दी है, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, मैं सबका दिल जीतकर ही रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक नई ताकत भी। चोरी के इल्जाम के बाद जब सच्चाई सामने आई तो आर्यन ने पहली बार गौरी की आंखों में झांका। उसे एहसास हुआ कि इस लड़की ने कितने दर्द चुपचाप सह लिए हैं। एक शाम वो गौरी के कमरे में आया और बोला, गौरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब सबने तुम पर उंगली उठाई। गौरी ने हल्की मुस्कान दी। आप मेरे साथ हों या ना हों, मुझे आप पर और अपने संस्कारों पर भरोसा है। आर्यन पहली बार उसके साहस और सच्चाई से प्रभावित हुआ। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। गौरी ने अपने गांव, अपनी माँ, बहनों और गरीबी की कहानियां सुनाईं। आर्यन चुपचाप सुनता रहा और सोचता रहा, ये लड़की सोने से भी ज्यादा कीमती है। नेहा भाभी ये सब देख रही थी। उसे लगा कि अगर गौरी और आर्यन का रिश्ता गहराया तो घर में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। उसने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गौरी हमेशा बदनाम हो जाए। एक दिन नेहा ने नौकर से मिलकर नकली गहने गौरी की अलमारी में रखवा दिए। फिर सबके सामने शोर मचा दिया, देखो, गहने गौरी के पास से मिले हैं। अब तो साफ हो गया कि चोरी उसी ने की थी। पूरा घर हक्का बक्का रह गया। जब सबने गौरी को घेर लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोली, अगर मैंने चोरी की है तो मुझे इस घर से निकाल दीजिए, लेकिन भगवान गवाह है, मैंने कभी किसी की चीज को छुआ तक नहीं।
आर्यन आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, बस करो सब, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। फिर उसने नौकरों की मदद से गहनों की सच्चाई निकलवाई। पता चला कि गहने नकली थे और नेहा ने ही उन्हें रखवाया था। वर्मा साहब गुस्से में नेहा की ओर देखकर बोले, नेहा, तुम्हारी ये हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं होंगी। नेहा का चेहरा उतर गया। उस दिन के बाद सासू माँ ने गौरी को गले लगा लिया और कहा, बहू, अब मुझे यकीन हो गया कि तू इस घर की लक्ष्मी है। तेरी सच्चाई और धैर्य ही इस घर को संभालेगा। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके अपने माँ बाप ही उसे दुलार रहे हों। कुछ ही दिनों बाद वर्मा साहब को गांव में एक बड़ा दान पुण्य का काम करना था। उन्होंने गौरी से कहा, बहू, तुम ही इस बार सब संभालोगी। गौरी ने गांव में अनाथ बच्चों के लिए खाना बनवाया, कपड़े बांटे और सबको अपने जैसा समझकर गले लगाया। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। लोग कहते, देखो, गरीब घर की बेटी अब महलों में है, लेकिन दिल आज भी सोने जैसा है। उस रात आर्यन ने गौरी से कहा, गौरी, तुमने मुझे भी बदल दिया। पहले मैं सिर्फ पैसों और बिजनेस की दुनिया में खोया रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है असली दौलत इंसानियत और परिवार है। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गौरी, पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों के बीच दूरी मिट गई। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा, अचानक एक नया संकट घर पर टूट पड़ा। आर्यन का बिजनेस घाटे में चला गया। वर्मा साहब चिंतित होकर बोले, अगर ये घाटा पूरा नहीं हुआ तो हमारी इज्जत और ये महल सब खतरे में पड़ जाएगा। गौरी चुपचाप खड़ी थी। उसने मन ही मन ठाना, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होगी। वर्मा साहब का बिजनेस बुरी तरह घाटे में चला गया था। बैंक के कर्ज चुकाने में मुश्किल आ रही थी। घर के नौकरों तक को खबर लग गई थी कि वर्मा परिवार अब पहले जैसा अमीर नहीं रहा। महल का माहौल भारी था। नेहा भाभी तो ताने देने से बाज नहीं आई। कहा था ना, गांव की बहू लेकर आए हो, देखो अब घर की लक्ष्मी का नसीब भी साथ छोड़ गया। गौरी ने उसकी बात सुनी, लेकिन चुप रही। उसने मन ही मन सोचा, नसीब नहीं, मेहनत साथ देती है। मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। आर्यन लगातार बिजनेस की मीटिंग्स में असफल हो रहा था। एक रात वो कमरे में आकर बैठ गया और बोला, गौरी, मैं हार गया हूं। लगता है हमें यह महल बेचना पड़ेगा। गौरी उसके पास बैठी और बोली, हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। आप अभी हार मानने की बात मत कीजिए। आर्यन ने थकी आंखों से कहा, तो फिर क्या करें? गौरी ने सोचकर कहा, आप बिजनेस के बड़े सौदे छोड़िए और आम लोगों तक पहुंचिए। जिस तरह मेरे गांव के लोग छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, उसी तरह आपके प्रोडक्ट को भी आम लोगों तक पहुंचाना होगा। आर्यन ने गौर से उसकी बातें सुनी। उसे पहली बार लगा कि गौरी में व्यापार की भी समझ है। गौरी में कहा, शहर की महंगी दुकानों में बेचने से अच्छा है कि गांव-गांव छोटे कस्बों में आपका सामान पहुंचे। गरीब लोग भी अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन सस्ते दामों पर। आर्यन ने सोचा और तुरंत एक नई योजना बनाई। उसने छोटे छोटे सेल्स कैंप लगवाए। गौरी खुद उसके साथ गांव-गांव गई। वो औरतों से कहती, मैं भी गांव की बेटी हूं और जानती हूं कि मेहनत की कमाई का पैसा कितना कीमती होता है। यही कारण है कि हम आपके लिए सस्ता और अच्छा सामान लाए हैं। लोग उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुए। कुछ ही महीनों में बिजनेस धीरे धीरे संभलने लगा। जहां पहले घाटा था, वहां अब मुनाफा लौटने लगा। वर्मा साहब हैरान रह गए, ये कैसे हो गया? आर्यन मुस्कुराकर बोला, पिताजी, इस जीत के पीछे गौरी का दिमाग और उसकी मेहनत है। सबकी नजर गौरी पर टिक गई। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने अनुभव से रास्ता दिखाया। नेहा भाभी को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फिर ताना मारा, क्या अब इस घर की नई मालिक भी वही होगी? सासू मां ने सख्ती से कहा, नेहा, अब बहू की बुराई मत करो। उसने इस घर को डूबने से बचाया है। आज से ये घर इसे लक्ष्मी कहकर पुकारेगा। नेहा चुप रह गई। जब बिजनेस पूरी तरह संभल गया तो वर्मा साहब ने गौरी का सम्मान किया। उन्होंने पूरे परिवार के सामने कहा, आज अगर हमारा घर, हमारा नाम और हमारी इज्जत बची है तो सिर्फ गौरी की वजह से। सारे नौकर चाकर तक तालियां बजाने लगे। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। उस रात आर्यन ने गौरी से कहा, गौरी,
मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी ताकत हो। गौरी ने हंसकर कहा, पति पत्नी दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक टूट जाए तो गाड़ी नहीं चलती। अब हमें साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। लेकिन जैसे ही सब खुश हुए, अचानक खबर आई कि वर्मा साहब की पुरानी जमीन पर कोई कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। अगर केस हार गए तो पूरा बिजनेस और महल फिर खतरे में आ सकता है। गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है मेरी अगली परीक्षा शुरू हो गई है। एक सुबह घर में डाक से नोटिस आया। उसमें लिखा था कि वर्मा साहब की पुरानी जमीन जिस पर फैक्ट्री बनी थी, दरअसल किसी और परिवार की है और अब वो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वर्मा साहब परेशान होकर बोले, अगर ये केस हार गए तो सब कुछ चला जाएगा। घर का माहौल फिर से भारी हो गया। आर्यन ने वकीलों से बात की, लेकिन सबने कहा कि मामला बहुत पेचीदा है। नेहा ने फिर जहर उगला, लगता है ये घर बर्बाद होकर ही रहेगा। गांव की बहू आने के बाद से कभी सुख चैन देखा ही नहीं। गौरी ने उसकी बात अनसुनी की, लेकिन मन ही मन बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गौरी ने पुराने कागजात निकलवाए। वो घंटों बैठकर हर पेपर पढ़ती रही। नौकर चाकर भी हैरान थे कि गांव की बहू इतनी समझ कैसे रखती है। सासू मां ने आकर कहा, बहू तू क्यों इतना परेशान हो रही है? ये सब तेरे बस की बात नहीं है। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां जी, मैंने गरीबी में सीखा है कि अगर हालात से लड़ना छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाता है। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात दिन मेहनत करने के बाद गौरी को पुराने बक्से में कुछ कागज मिले। वो दस्तावेज ये साबित कर रहे थे कि जमीन असली में वर्मा साहब की ही है, लेकिन उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके दावा किया गया था। गौरी खुशी से उछल पड़ी, मिल गया, यही वो सबूत है जो हमें बचा सकता है। कोर्ट में दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। दूसरे पक्ष के वकील ने जोर से कहा, ये जमीन हमारी है, वर्मा परिवार ने अवैध रूप से कब्जा किया है। सभी चुप थे। तभी गौरी आगे बढ़ी। सब चौंक गए कि बहू क्यों खड़ी हो गई। गौरी ने नम्र स्वर में कहा, माननीय न्यायाधीश जी, मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो सच्चाई को साबित करेंगे। उसने सबूत पेश किया। कागजात देखकर जज भी हैरान रह गए। अंत में जज ने फैसला सुनाया, सभी सबूतों के आधार पर यह जमीन वर्मा परिवार की ही है। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वर्मा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज तूने न सिर्फ हमारा घर बचाया बल्कि हमारी इज्जत भी। तू इस घर की सच्ची लक्ष्मी है। बाहर आते ही आर्यन ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और कहा, गौरी, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम न होती तो आज सब खत्म हो जाता। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, पति पत्नी का साथ तभी पूरा होता है जब दोनों एक दूसरे को मुश्किल वक्त में थाम लें। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया था, तुमसे शादी करके। घर लौटते ही नेहा भाभी चुपचाप कोने में बैठ गई। सासू मां ने कहा, नेहा, देख लिया, जिस पर तू शक करती थी वही आज इस घर की ढाल बनी है। अब तो तेरा दिल साफ हुआ या नहीं? नेहा शर्म से सिर झुका गई। उस रात गौरी छत पर खड़ी होकर आसमान देख रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगी। आसमान के तारे मानो उसकी सच्चाई और हिम्मत के गवाह बन गए। एक दिन खबर आई कि गौरी का मायका वाला गांव भयंकर सूखे से जूझ रहा है। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। गांव वाले शहर में रहने वाली गौरी को याद कर रहे थे। हमारी गौरी तो अब बड़े घर की बहू बन गई है, अगर वो ही मदद कर दे तो गांव बच सकता है। गौरी के कानों तक ये खबर पहुंची। उसके दिल में चुभन हुई, मैं कैसे चैन से महल में बैठ सकती हूं जब मेरा गांव भूख से मर रहा है। गौरी ने आर्यन और वर्मा साहब से बात की, पिताजी, हमें गांव की मदद करनी चाहिए, वहां लोग मर रहे हैं। नेहा तुरंत बोल पड़ी, वाह, अब ये गांव की भूखी भीड़ को भी यहीं बुलाएगी क्या? हम क्यों फालतू में अपना पैसा गांव पर लुटाएं? गौरी ने शांत स्वर में कहा, भाभी, पैसा तभी काम आता है जब उससे किसी की जान बच सके। वर्मा साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, तू सही कह रही है, ये घर तेरा साथ देगा। गौरी, आर्यन और वर्मा साहब कई ट्रकों में राशन, पानी और दवाइयां भरकर गांव पहुंचे। गांव वाले दौड़कर आए और गौरी के पैर छूने लगे। गौरी बिटिया आ गई, अब हमारा गांव नहीं मरेगा।
गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं भले ही अब महल में रहती हूं, पर मेरी जड़ें यहीं हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम अकेले नहीं हो। गांव का सरपंच लालच से भरा हुआ था। उसने गौरी को रोका और कहा, यह सब सामान मेरे हवाले कर दो, मैं बांट दूंगा। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, नहीं सरपंच जी, ये अनाज भूखों तक पहुंचेगा, किसी के गोदाम में नहीं सड़ेगा। गांव वाले समझ गए कि सरपंच चोरी करने की सोच रहा था। उन्होंने गौरी का साथ दिया। गौरी ने खुद लाइन लगवाई, औरतों बच्चों को प्राथमिकता दी। वो हर थैले में अनाज खुद रखवाती। गांव की औरतें फुसफुसा रही थीं, देखो अब ये महलों वाली गौरी भी हमारी जैसी ही है। बच्चे जब पानी पीकर हंसने लगे, गौरी की आत्मा तृप्त हो गई। सरपंच ने गुस्से में गुंडों को बुलाया और कहा, इस औरत को हटाओ, वरना मेरा राज खत्म हो जाएगा। गांव के चौपाल पर गुंडे लाठी लेकर आ गए। गांव वाले डर गए। तभी गौरी आगे बढ़ी और बोली, जिसे अपनी मां बहनों का डर नहीं, आओ मुझे मारो, लेकिन याद रखना, जो भूखे का अन्न छीनता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता। उसकी आवाज गूंज उठी। गांव वाले हिम्मत से खड़े हो गए। गुंडे भाग खड़े हुए। गांव ने गौरी के सम्मान में सभा की। सबने कहा, आज से गौरी सिर्फ वर्मा परिवार की बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की बेटी है। वर्मा साहब गर्व से बोले, आज मुझे लगता है कि गौरी हमारे परिवार की ही नहीं, पूरे समाज की इज्जत है। आर्यन ने गौरी का हाथ थामकर कहा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पति हूं। रात को गौरी मंदिर के सामने बैठी थी। उसने भगवान से कहा, मुझे ताकत देना कि मैं हमेशा सच और भलाई के रास्ते पर खड़ी रह सकूं। दीपक की लौ झिलमिला रही थी। गांव का अंधेरा जैसे धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। गांव में मदद की खबर अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंच गई। गरीब घर की बहू ने बचाया पूरा गांव। महलों में रहकर भी गांव की बेटी बनी गौरी। शहर भर में गौरी की चर्चा होने लगी। लोग उसे नई पीढ़ी की आदर्श बहू कहने लगे। शहर के एक बड़े नेता विक्रम मल्होत्रा ने यह सब देखा। उसके मन में जलन और लालच दोनों पैदा हुए। अगर गौरी जैसी औरत मेरी पार्टी के साथ आ जाए तो पूरा इलाका मेरा हो जाएगा। उसने अपने आदमी भेजकर गौरी से मिलने की कोशिश की। गौरी जब महल लौटी तो वहां पहले से ही मल्होत्रा का दूत खड़ा था। उसने कहा, मल्होत्रा जी आपको राजनीति में लाना चाहते हैं। आपके पास जनता का विश्वास है। अगर आप चाहें तो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। नेहा तुरंत बोल पड़ी, वाह, अब बहू जी मंत्री भी बनेंगी क्या? यही बाकी रह गया था। गौरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे राजनीति में नहीं जाना। मेरा काम सिर्फ इंसानियत की सेवा करना है। मल्होत्रा ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने अपने चापलूसों से कहा, अगर गौरी हमारी नहीं बन सकती तो उसे बदनाम कर दो, लोग उसी को गालियां देंगे। उसने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। गौरी ने गांव का अनाज खुद के लिए छिपा लिया। गौरी सिर्फ दिखावा करती है, असल में तो नाम कमाना चाहती है। धीरे धीरे अखबारों और चैनलों पर भी ऐसे लेख आने लगे। महल में भी तनाव बढ़ गया। कुछ रिश्तेदार कहने लगे, बहू की वजह से बदनामी हो रही है, ये सब बंद होना चाहिए। नेहा ने ताना मारा, हम तो पहले ही कह रहे थे इस लड़की से घर की इज्जत जाएगी, अब देख लो। गौरी चुपचाप सुनती रही, पर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। रात को आर्यन ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं जानता हूं कि तुम सच हो, और जब तक मैं हूं तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। गौरी की आंखों में आंसू थे। आर्यन, मुझे डर नहीं है, बस इतना चाहती हूं कि सच्चाई सामने आ जाए। गौरी ने गांव वालों को बुलाया और शहर के सामने सच दिखाने की ठानी। अगले हफ्ते बड़े मैदान में सभा हुई। हजारों लोग जमा थे। गांव की औरतें और बच्चे आए और बोले, अगर गौरी ना होती तो हम भूख से मर जाते, ये हमारी देवी है। गांव वालों ने अपने हाथ उठाकर गवाही दी। लोगों ने ताली बजाकर गौरी का नाम लिया। सभा का माहौल बदल गया। जो लोग अफवाहों पर यकीन कर रहे थे, अब समझ गए कि सब राजनीति का खेल है। मल्होत्रा की साजिश नाकाम हो गई। पत्रकारों ने लिखा, गौरी सिर्फ एक घर की बहू नहीं, बल्कि जनता की बेटी है। गौरी ने सभा में कहा, मैं राजनीति की कुर्सी नहीं चाहती, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे।
अगर आप सब मेरे साथ खड़े हों तो हम मिलकर ये बदल सकते हैं। भीड़ ने एक सुर में कहा, हम गौरी के साथ हैं। उस रात गौरी आसमान की ओर देख रही थी। तारे झिलमिला रहे थे। उसे लगा मानो ऊपर वाले ने कह दिया हो, तू सही राह पर है, चलती रह। राजमहल में सब कुछ बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें बढ़ रही थीं। गौरी को जनता का इतना प्यार मिला कि महल की कई औरतें और रिश्तेदार उससे जलने लगे। नेहा अपने कमरे में बैठकर बड़बड़ा रही थी, ये लड़की तो पूरे महल की मालकिन बन जाएगी। अगर अभी नहीं रोका तो हमारा क्या होगा। गौरी को पता नहीं था कि महल के ही एक सदस्य ने विक्रम मल्होत्रा से गुप्त समझौता कर लिया है। उसने मल्होत्रा को जानकारी देना शुरू कर दिया। गौरी कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या सोचती है। इस गद्दार का नाम था राघव, जो आर्यन का चचेरा भाई था। मल्होत्रा ने राघव से कहा, अगर तू मेरा काम कर देगा तो मैं तुझे इस महल का असली मालिक बना दूंगा। बस गौरी और आर्यन को रास्ते से हटाना होगा। राघव के चेहरे पर लालच झलक रहा था। मालिक बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। राघव ने धीरे धीरे गौरी और आर्यन के बीच गलतफहमियां डालने की कोशिश की। वो आर्यन से कहता, तुम्हारी बीवी तो गांव और जनता में ज्यादा दिलचस्पी लेती है, तुम्हारी परवाह कहां करती है। और गौरी से कहता, आर्यन बदल गया है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने व्यापार में खोया रहता है। गौरी पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मन में हल्की सी चुभन जरूर होने लगती। एक रात गौरी ने आर्यन से कहा, तुम हमेशा बिजनेस और महल की मीटिंग्स में रहते हो, कभी मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। आर्यन चौंक गया। गौरी, मैं ये सब तुम्हारे और परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में शक की धुन जमने लगी थी। इसी बीच नेहा और राघव की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर तय किया कि गौरी को बदनाम करने के लिए एक बड़ा खेल खेला जाए। नेहा ने कहा, अगर हम साबित कर दें कि गौरी ने महल से गहने और पैसे चुराए हैं तो सब उसका विश्वास खो देंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उस वक्त मैं वारिस बनने का दावा करूंगा। एक दिन महल की तिजोरी से गहने और सोने के सिक्के गायब हो गए। सारा घर हिल गया। सभी की नजरें सीधी गौरी पर गईं, क्योंकि गहनों की चाबी उसी के पास थी। नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, देखा, यही हमारी सभ्य बहू है, जनता की देवी बनती है और घर में चोरी करती है। गौरी स्तब्ध रह गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। पूरा महल गौरी के खिलाफ खड़ा हो गया। बुजुर्ग दादी मां तक ने कहा, गौरी, हमने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन अब लगता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। गौरी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसका दिल टूट रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। लेकिन जब सब गौरी के खिलाफ थे, आर्यन उसके साथ खड़ा रहा। उसने सबके सामने कहा, मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं कर सकता, ये सब कोई साजिश है और मैं सच सामने लाकर रहूंगा। गौरी ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार फिर से उम्मीद की चमक लौटी। अब आर्यन और गौरी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, असली चोर को पकड़कर ही दम लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन महल के भीतर ही बैठा है। गौरी और आर्यन ने तय किया कि अब गुप्त तरीके से राघव और नेहा की हरकतें पकड़नी होंगी। गौरी ने कहा, हमें किसी को शक नहीं होने देना, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हम दो हैं और दो की सूझबूझ गद्दारों के लिए काफी है। गौरी ने खुद को कमजोर दिखाया और महल में सामान्य काम करने लगी। राघव और नेहा समझ बैठे कि उनकी चाल सफल हो गई। राघव ने नेहा से कहा, अब तो बस गौरी पर इल्जाम ठोक देना और महल मेरा होगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब तैयार है। लेकिन गौरी ने छिपकर उनकी बातें रिकॉर्ड कर लीं। गौरी ने नोट किया कि राघव और नेहा कैसे गहने और पैसे हटा रहे थे और दूसरों को दोषी ठहरा रहे थे। उसने सबूत कैमरे और पुराने दस्तावेजों से इकट्ठा किए। आर्यन ने कहा, अब मौका मिलते ही इन्हें सबके सामने रखना है। अगले दिन पूरे परिवार और महल के कर्मचारी इकट्ठा हुए। गौरी ने धैर्य से राघव और नेहा की चालों का वीडियो दिखाया। सभी लोग चौंक गए। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। नेहा हड़बड़ा गई।
वर्मा साहब ने गुस्से में राघव से कहा, तुमने घर और परिवार का साथ नहीं दिया, अब तुम्हारा महल में कोई हक नहीं। राघव को महल से निकाल दिया गया। नेहा भाभी भी शर्म से चुप हो गई। गौरी ने गर्व से कहा, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। आर्यल ने गौरी को गले लगाते हुए कहा, तुमने न सिर्फ महल को बचाया बल्कि हमारे रिश्ते को और मजबूत किया। मैं तुम पर हमेशा विश्वास करता हूं। गौरी मुस्कुराई, साथ चलो तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अब महल में फिर से खुशी का माहौल बन गया। सबने समझ लिया कि सच्चाई, मेहनत और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। गौरी छत पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है। भगवान धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। अब मैं इस घर और गांव की हमेशा रक्षा करूंगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राघव और नेहा की हरकतों के बावजूद सच्चाई ने सबको जोड़ दिया। वर्मा साहब ने पूरे परिवार और नौकरों के लिए भव्य दावत और जश्न रखा। गौरी ने देखा कि महल अब सिर्फ आलीशान नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से भरा है। आर्यन ने गौरी को देखकर कहा, गौरी, तुम्हारी वजह से ये महल अब केवल इमारत नहीं बल्कि घर बन गया है। गौरी ने हंसकर कहा, हम सब मिलकर इसे घर बनाते हैं। प्यार और भरोसा ही सबसे बड़ा खजाना है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में सच्चा प्यार और भरोसा झलक रहा था। गौरी ने गांव के लिए भी बड़े आयोजन किए। गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, पानी और खाने की सुविधा दी गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे दौड़ते हुए बोले, गौरी दीदी हमारी देवी हैं। गौरी ने आंखें नम कर दी और कहा, तुम सब मेरे परिवार की तरह हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सासू मां ने गौरी को गले लगाकर कहा, बेटी, तुम सिर्फ बहू नहीं बल्कि हमारी परिवार की आत्मा हो। वर्मा साहब ने सबके सामने कहा, आज इस घर और गांव की खुशियों के पीछे केवल गौरी की मेहनत और सच्चाई है। सबने तालियां बजाकर उसका सम्मान किया। नेहा भाभी चुपचाप बैठी थीं। वो समझ गईं कि ईमानदारी, मेहनत और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने गौरी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काम और मेहनत को कम आंकती रही। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, सबको सीखने का मौका मिलता है। अब सब साथ हैं। रात को महल और गांव में दीपक जल रहे थे। गांव के बच्चे और महल के लोग मिलकर दीपक सजाने में लगे थे। गौरी छत पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है। भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बल दिया। अब मैं हर घर, हर दिल और हर गांव की सेवा करूंगी। तारे झिलमिला रहे थे। महल और गांव में प्रेम, शांति और विश्वास की चमक फैल गई। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।